Now, sample paper set 5. Arrange the following in increasing order of pH value. तो जैसे जैसे हम बेस की ओर बढ़ते चले जाते हैं उसका pH वैल्यू बढ़ता चला जाता है। तो आप इसमें देखिए कि सबसे कम pH तो एसिड से बेस की ओर जब बढ़ेंगे तो pH बढ़ेगा और ये वाटर है दैट इज न्यूट्रल। तो ऐसे चलने पर pH की वैल्यू बढ़ती है। तो आप NaOH कहाँ रखना चाहेंगे? क्या इधर की ओर? इसी तरीके से ब्लड को कहाँ रखना चाहेंगे? क्या 7 के ठीक आसपास? तो यहाँ पर 7.18 तो यहाँ ब्लड हो गया। और लेमन जूस को 3.5 में रख लें तो ये लेमन जूस हो गया, जो कि लेमन जूस को C बोला गया है, ब्लड को B बोला गया है, A बोला गया है। और इसी तरीके से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को 10 पे रख लें तो यहाँ 10 दैट इज MgOH होल ट्वाइस, जो कि D कहा गया। तो किस तरीके से लिख दें? CBDA। CBDA कहाँ है? दैट इज A। सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट इज रिड्यूस्ड। सो इसमें CO का फाई का क्या हो रहा है? रिडक्शन और H2 का ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से द सब्सटेंस which is getting oxidized, तो H2 is getting oxidized, A is the option। थर्ड क्वेश्चन देखें। Now the color of crystals before heating and after heating are respectively। इसमें ये आप किस चीज का डायग्राम देख रहे हैं पीयूष? ये क्वेश्चन, हाँ थर्ड में क्या चीज ये गर्म कर रही है? फेरस सल्फेट। तो बिफोर एंड आफ्टर क्या क्या कलर होंगे? बिफोर पेल ग्रीन और आफ्टर में पहले वो कलरलेस हो जाएंगे फिर वो रेडिश ब्राउन हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा इसमें कुछ लिखा है क्या? दैट इज रेडिश ब्राउन। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, तो पेल ग्रीन और रेडिश ब्राउन इसका ये आंसर रहेगा। फोर्थ देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड इन द फॉलोइंग टेबल? डिसोल्यूशन, एक्सोथर्मिक और रिवर्सिबल चेंज। तो जिस चेंज को रिवर्स किया जा सके, जैसे रिवर्सिबल चेंज का है ना, एक एग्जांपल दो। हाँ, मेल्टिंग ऑफ आइस, तो वो रिवर्सिबल है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो इसमें क्या चीज हो सकती है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड? क्या एक्सोथर्मिक में हीट इज एब्सॉर्ब्ड, ये ठीक लग रहा है? तो ये करेक्टली तो मैच नहीं है। अच्छा, फर्स्ट वाला तुम्हें ठीक लग रहा है क्या? डिसोल्यूशन, सॉल्यूट गेट डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, ये तो ठीक है। तो कौन कौन से ठीक लग रहे हैं? रिएक्टेंट्स कैन बी ऑब्टेन्ड, तो रिएक्टेंट्स हम उससे वापस पा सकते हैं। देखो, रिएक्टेंट्स कैन बी ऑब्टेन्ड, आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पा रहे हैं और फिर प्रोडक्ट से फिर से रिएक्टेंट्स पा सकते हैं ना। तो इसलिए फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। Fifth, an element uses oxygen to give a compound with high melting point। कोई एलिमेंट ऑक्सीजन से मिलके हाई मेल्टिंग पॉइंट की कोई चीज बना दे रहा है। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, द एलिमेंट इज लाइकली टू बी। तो अगर ऑक्सीजन से मिल जाए तो कैल्शियम दैट इज चूना, चूने पे कितना भी फ्लेम डालो वो तो अंदर फर्नेस में भी चूना ही लगता है। ओके, सिक्स देखिए, A metal is treated with dilute sulfuric acid, the gas evolved। अगर मेटल में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे धर्मेंद्र तो कौन सी गैस निकलती है? बहुत अच्छा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथाइन? अभिषेक, इसमें इथाइन किसको कह रहे हो? C2H2, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एट्थ देखिए, एन एक्सपेरिमेंट इज सेट अप, फ्लास्क 1 and 2 कंटेन्स लाइम वाटर। तो फ्लास्क 1 और 2 दोनों में लाइम वाटर है। एयर इज पंप्ड थ्रू द फ्लास्क, एक तरफ से हमने, देखो इसमें 2-3 सोल्यूशन ले लिए हैं। देखो, सबसे पहले एक में हमने KOH लिया है और दूसरे में क्या लिया है? CaOH होल ट्वाइस, और इसमें क्या लिया है? KOH का सोल्यूशन लिया है।
फ्लास्क 1 and 2 कंटेन्स लाइम वाटर। तो अब यहाँ पर एक पंप आया, इसमें गया तो डिप हो गया। डिप होने के बाद KOH CO2 के साथ क्या करेगा बताओ? एब्जॉर्ब करके क्या बना देगा? मान लो KOH है और CO2 और मिल जाए इसको, तो K2CO3 और प्लस H2O बना देगा। यानी ये एब्जॉर्बर ऑफ CO2 है। तो CO2 एब्जॉर्ब हो गया, फिर इससे जो निकला वो स्टीम में डाल दिया। ठीक है, और फिर इसमें क्या है? हेलो, नमस्कार। हाँ हाँ है, मैडम है। हाँ हाँ ठीक है, ओके। नाउ अब देखो, इसके बाद यहाँ लिविंग एनिमल्स हैं। तो लिविंग एनिमल्स में जो है CO2 तो नहीं पहुंच पाएगी ना। हाँ, और फिर इसके बाद अब ये लिविंग एनिमल्स से जो गैस निकली, तो वो गैस से क्या होगा? तो कौन सा इसमें, अब तुमको ये बताना है पाइका, जो ये दो हैं इनमें कौन सा लाइम वाटर मिल्की होगा और कौन सा नहीं होगा, या दोनों ही हो जाएंगे। जबकि इसमें एक इंसेक्ट है जो ऐसे चल रहा है। क्या ए और बी, तुम्हें ऐसा लगता है कि फ्लास्क 1 और 2 दोनों ही, इसमें CaOH इसमें भी है, क्या दोनों ही मिल्की हो जाएंगे कि कोई एक होगा, 1 होगा या 2 होगा? सृष्टि आप बताओ। प्रबलीन कौन सा? सर सेकंड वन होगा। फर्स्ट वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर उसमें अब K2CO यस, इसने सारी CO2 एब्जॉर्ब कर ली है, अब इसके लिए CO2 बची नहीं है, तो इसलिए ये तो मिल्की नहीं हो पाएगा। लेकिन ये जो नई अब निकालेंगे, एक्सेल करेंगे, तो उससे वो इससे होकर जाएगी। तो इधर से तो फोर्स है, तो इधर वापस तो नहीं जा पाएगी, आ रही है तो यहाँ से नहीं जा पाएगी, यहीं से लौटेगी। तो इस तरीके से दैट इज क्वेश्चन में अब क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर। तो फ्लास्क 1 में कैसा रहेगा? क्लियर, और जबकि 2 में कैसा रहेगा? वाइट एंड क्लाउडी। 9th क्वेश्चन देखो, समझ में आ गई यहाँ ना बात कि नहीं? 9th देखो, फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू। तो esophagus, 2 pink colored flowers on crossing resulted in 1 red, 2 pink and 1 white flower. The nature of cross will be, तो हमने 2 pink colored cross लिया है, तो ये एक किस चीज का एग्जाम्पल है? That is codominance। ये किसका एग्जाम्पल है? यानी दोनों के ही उसने कलर पा लिए। हमने रेड लिया और दूसरा क्या लिया? व्हाइट। तो अब दोनों रेड और व्हाइट है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन अब डोमिनेंस में कैपिटल से दिखाते हैं और कोडोमिनेंस में कुछ भी दिखाएंगे, लेकिन आप लिख लेना फीचर। मान लो रेड है, थोड़ा रेड आ गया, और व्हाइट को स्मॉल r लिख लो। तो इन सब के जो जीन बनेंगे वो क्या बनेंगे? गेमीट, RR बन जाएंगे। और फिर इनका जब क्रॉस ओवर करा जाएगा तो फिर क्या होगा? दैट इज RR, RR और RR और RR। ये कौन सा क्रॉस है? बोलो, दिस इज, ये कैसा क्रॉस है? दैट इज, देखो क्रॉसिंग मतलब क्रॉस पॉलिनेशन है कि सेल्फ पॉलिनेशन? दिस इज ए काइंड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, है ना? तो क्रॉसिंग ओवर है, लेकिन ये क्रॉस पॉलिनेशन है, क्रॉसिंग ओवर। और ये गेमीट्स हैं, और ये F1 की जीनोटाइप, और F1 का फिनोटाइप क्या होगा? क्या सभी पिंक होंगे? तो पिंक कोडोमिनेंस है ना, दोनों का रहेगा। पिंक में क्या है? थोड़ा रेड लिया, थोड़ा व्हाइट, ठीक है ना? तो दिस इज पिंक। और अब अगर ये पिंक वाले को, दिस इज F1 जीनोटाइप है, तो RR है, तो इसका क्या होगा बताइए? और RR, इसके भी गेमीट ले लीजिए। तो दैट इज, ये पेरेंटल क्रॉस है, पेरेंटल क्रॉस। और ये कैसा है? F1
क्रॉस F1 क्रॉस में R R और R R, दिस इज गेमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ टाइप ऑफ गेमीट्स। नाउ अब ये जो गेमीट्स बन गए और हमने ये जो लिया है ये F1 जनरेशन का ही था पिंक, तो अब इनके क्रॉसिंग ओवर कराओ। तो फाई का ये जो क्रॉसिंग ओवर कराई जा रही है ये, अब ये बताओ ये सेल्फ पॉलिनेशन है इनका कि क्रॉस पॉलिनेशन है? अब तो उनको ऐसा ही छोड़ दो कि सब एक ही कैटेगरी के आपस में पॉलिनेट होने दो। तो ये ऐसे हुआ और ये ऐसा हुआ, तो इन दोनों से कैपिटल R, इनसे और इसमें स्मॉल r, और इसमें कैपिटल R स्मॉल r, इसमें स्मॉल r। अब सृष्टि आप बताओ ये कैसा कलर है? ये पिंक, ये वेरी गुड। सो दैट इज, ये फिर से हमने इसका क्रॉसिंग ओवर कराया और इससे रेड मिला, पिंक और व्हाइट मिल गया। तो इनका रेशियो क्या हुआ बताओ? रेड पिंक व्हाइट का क्या 1:2:1? और ये पॉलिनेशन सेल्फ था कि क्रॉस पॉलिनेशन? बहुत अच्छा। अब आंसर दो, देखो सवाल का क्या बोल रहा है, जो जैसा वो कहे। तो द नेचर ऑफ क्रॉस विल बी सेल्फ पॉलिनेशन। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट थायरॉक्सिन? सो आयरन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। तो थायराइड ग्लैंड होती है तो आयोडीन होती है। इट रेगुलेट्स, नॉट ट्रू, तो पहला ही गलत है। ठीक है, इट रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, ये हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म, उपापचय संबंधी अभिक्रियाएं करता है। थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्स, किसी को क्या हो जाता है कि हाइपर थायरॉक्सिन होता है, किसी को हाइपोथायरॉक्सिन, कुछ मोटे और पतले हो जाते हैं, सही हेल्थ नहीं रहती तो कहते हैं इसका थायराइड बैलेंस ठीक नहीं है, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है। थायरॉक्सिन इज ऑल्सो कॉल्ड थायराइड हार्मोन। So 12th, during adolescence several change occur in human being. Mark one change associated with maturation in boys. तो जब बॉयज मैच्योर होते हैं तो उनका क्या होता होगा? मैच्योरेशन का मतलब प्यूबर्टी से है। तो अर्पिता बताइए क्या होता होगा? क्रैकिंग ऑफ वॉइस। अगला देखिए, दैट इज 13 नंबर क्वेश्चन। अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब शोन इन फिगर। 1 एम्पियर पहला बल्ब ले रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ फिलामेंट इन 16 सेकेंड। तो मान लीजिए उसने 1 एम्पियर ड्रॉ की है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब ये जरा देखो, तुमको ये तो मालूम है कि समय दे रहा है, तो क्यू क्या होता है बोलो? फार्मूला IT। तो IT कितनी करंट उसने ड्रॉ की? 1 एम्पियर। और कितने सेकंड में पूछा जा रहा है। लेकिन Q को क्या तुम एनी भी कहते हो? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एक ऐसा भी तो फार्मूला था। Q इज इक्वल टू, तो मैं इसकी जगह ये रख दूं। अच्छा, E की क्या वैल्यू होती है बताओ? मैं जस्ट इसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूं और मुझे ज्यादा मतलब नहीं है। तो n क्या हो गया बोलो? 16/1.6 और इंटू 10 टू द पावर, तो इससे क्या 10 आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 19, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 20। तो इतनी संख्या ऑफ इलेक्ट्रॉनों के पास होगी। सही है। अब देखो, अ सर्कुलर loop placed in a plane perpendicular to the plane of paper carries a current. When the key is on, the current as seen from point A and B, तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है on the axis is anti clockwise। जब A से देखा जाता है, ठीक है, in the plane of paper on the axis is anti clockwise and clockwise। तो the magnetic field lines from B to A, the magnetic that is N pole is on the face close to। तो देखो, तुमको ये ध्यान रखना होगा कि ऐसे देख लो, बना के देख लो, बस ये चीज है। तो ऐसे है, तो ये सामने और ये पीछे है ये। तो अब ये देखो, ऐसे करंट जाए तो फिर ऐसे जाएगी। राइट हैंड अपना कर लो, ज्यादा नहीं, बहुत कोर्स करने की जरूरत नहीं है।
तो अगर इसमें ऐसे है तो अब आप देखो यहां से देखो, यही तो ए है, तो अब यहां से देखो क्या तुम्हारे हाथ में करंट ऐसे दिख रही है, राइट हैंड निकालो मैक्सवेल का, तो बोलो ऐसी स्थिति होगी तो नॉर्थ किधर होगा, मतलब ए की तरफ होगा कि बी की ओर, देख लो अपने हाथ से, बताओ किधर होगा, साक्षी बताओ नॉर्थ किधर होगा, जिधर अंगूठा होता है, जिधर थंब है वही नॉर्थ है ना, उधर ही तो फील्ड जा रही। इफ दिस इज करंट, ये सब क्या है बोलो, इफ करंट इज सर्कुलर देन थंब इज फील्ड, देख लो राइट हैंड से करना, यही है ना राइट हैंड, दैट इज राइट हैंड से, सो थंब्स आर करंट, इफ थंब इज मैग्नेटिक फील्ड, थंब इज करंट, तो ये फिंगर मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है, और ये करंट है फिंगर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन में पढ़ो क्या पूछ रहा था, नॉर्थ कहाँ है, N type of pole is on the face close to A या B, A पे कैसा दिख रहा है उसे बताओ। अच्छा अब तुम देखो वाइंडिंग देखना, अभी पूरी बात नहीं सही है, क्योंकि क्या ये एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो अब तुम ये समझ लो कि जब क्लॉकवाइज होगा तो उधर साउथ, समझ आई बात की नहीं, क्योंकि हमारी वाइंडिंग उल्टी भी हो सकती है, जहां क्लॉकवाइज है वहीं साउथ है, क्लॉकवाइज में क्या है, तो आप ये भी याद रख लेना क्लॉकवाइज मींस साउथ, और जब एंटी आ जाए, इसमें एन नहीं आ रहा है कहीं, इसमें एन वर्ड आ भी रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मींस नॉर्थ, तो बोलो कहां पे एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो वाइंडिंग की बात है, तो वाइंडिंग हमें कैसी कर देनी चाहिए कि वाइंडिंग एंटी क्लॉकवाइज, कुछ नहीं पोलैरिटी बदल दो, करंट की पोलैरिटी बदल दो, और थोड़ी ना कुछ चाहिए, तुम ऐसे ही रखो सब कुछ, देखो अब सिर्फ अब इसको ऐसे करो ऐसे, तो बोलो अब यहां से जो करंट गई तो क्या वो ऐसे जाएगी, देखो ऐसे आते आते ऐसे गई, फिर ऐसे गई और फिर ऐसे गई, तो इसके लिए अब इस आइस के लिए क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज नहीं दिख रहा, उल्टी घड़ी की दिशा, तो अब बताओ जब एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो नॉर्थ किधर होगा, देख लो करके, तो ए की तरफ हुआ, एंटी क्लॉकवाइज बनाना भी तो पड़ेगा ना, है वही वाइंडिंग लेकिन सिर्फ पोलैरिटी बदल दो, तो A is the correct answer. Next देखिए 15. Identify the circuit in which the electrical components have been properly connected. नेहा, इसमें चेक करके बताओ कि कैसा, क्या पहला वाला फिगर सही है, इसमें कंपोनेंट करेक्टली कनेक्टेड है या नहीं, हाँ कनेक्टेड है, आना क्या गलती है इसमें, बोलो आना क्या गलती है, अपनी प्रॉब्लम, वोल्टमीटर सीरीज में कनेक्ट है, बाकी पैरेलल में होना चाहिए रजिस्टर के, या सीरीज में। अच्छा बी में देखो, बी सही है गलत है, बी सही है, क्या रजिस्टर के पैरेलल में कनेक्टेड है, करेक्ट, तो बी इज द करेक्ट आंसर। सी में क्या गलती है मनीष, वेरी गुड। डी में प्रियांशु क्या गलती है, इसमें हमारी करंट की स्विच को स्विच से होके जा रही है, करंट किससे होके जा रही है, नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहा है, इसमें पोलैरिटी गलत दी है, अमीटर में जिधर प्लस है उधर माइनस दिया है, सो पोलैरिटी इज रॉन्गली डिपिक्टेड, ऐसे वोल्ट मीटर में जो निगेटिव साइड उधर प्लस दिखा है, दोनों की पोलैरिटी गलत दिखाई है। Now 16th question, which of the following correctly describes the magnetic field near long straight wire, Arpita? ऑप्शन डी, The field consists of state, D है, the field consists of concentric circle, यहाँ पर लॉन्ग स्ट्रेट वायर में कंसेंट्रिक सर्कल्स है, सेंटर्ड ऑन वायर, ये बिल्कुल सही बात है, देख लो लॉन्ग स्ट्रेट वायर होगा तो इसमें जो फील्ड है वो क्या कंसेंट्रिक सर्कल होगी, और उन सभी के सेंटर कहां पर होंगे, सेंटर्ड एट वायर। नाउ 17th क्वेश्चन, C plus O2 is CO2 is an example of combination reaction. In the given equation carbon and oxygen react to give carbon dioxide. Yes, आपको क्या लगता है इसमें, Sir, A both assertion and reason are true and reason is the correct answer. ठीक है। 18th देखें, change is in a non-reproductive tissue can be past,
on DNA of the germ cell, changes in non-reproductive tissues. जो हमारे reproductive tissues हैं, reproductive organs हैं, ठीक है ना, तो non-reproductive tissues में अगर कोई change है तो can be passed on DNA और germ cell नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो reproductive tissues हैं वहीं पे germ cell होते हैं, वहीं meiosis होती है। जैसे हाथ पैर में कोई चेंज आ गया या यहाँ म्यूटेशन हो गया, यहाँ भी है टिश्यू, मान लो यहाँ यूवी रेस पड़ गई तो, लेकिन यहाँ में भी डीएनए विकृत हो गया, म्यूटेशन का मतलब है डिफॉर्म्ड हो गया, लेकिन वो चीज तुम स्पर्म या ओवा में कहाँ पहुंच जाएगी। लेकिन अगर यूवी रेस हमारे गोनाड्स में पड़ जाए और वहाँ डीएनए विकृत हो जाए, म्यूटेट हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उनको तो पार्टिसिपेट करना है, तो वो फिर पास ऑन हो जाएंगे टू प्रोजीन। समझ में आ गई बात कि नहीं? सो नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू, हाथ आँख कान कहीं इसमें यूवी रेस पड़ेगा तो उससे बच्चे पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर रिप्रोडक्टिव टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, गोनाड्स हैं जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाते हैं, गेमीट्स बनाते हैं, वहां पर अगर चेंज हो जाएगा तो इसका आंसर क्या है? पढ़ो। दैट इज इनहेरिटेड ट्रेट्स इंक्लूड द ट्रेट्स डेवलपिंग ड्यूरिंग लाइफ टाइम दैट कैन बी पास्ड ऑन टू। ये तो बात गलत है, तो ए सही है और बी गलत है, अभी फिर रीजन भी नहीं हो सकता है, तो इसका सी हो सकता है। ए, हाँ, तो ए भी गलत है, बी क्या है? बी भी गलत है, सब गलत है। इनहेरिटेड ट्रेट्स इंक्लूड द ट्रेट्स डेवलप्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल। इनहेरिटेड दैट, हाँ, ये तो रीजन सही है और वो ए गलत है, डी सही हो गया। सर 18 का असर्शन नहीं समझ में आया। 18 का असर्शन का मतलब है चेंज इन नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू। अगर हमारी बॉडी में कुछ चेंज होता है टिश्यूज में, सो क्या वो डीएनए में पास हो जाएगा? नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू पूरी बॉडी के सभी ऑर्गन्स हैं। अगर हमारे गोनाड्स को, ओवरी और टेस्टिस को छोड़ दिया जाए तो बाकी नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज हैं। टिश्यूज के अंदर फिर स्पर्म्स एंड ओवा बनते हैं, तो क्या हाथ पैर और इन सब में कोई चेंज आता है उन टिश्यूज में, तो क्या वो ट्रांसफर होगा? तो ये नहीं ट्रांसफर होगा, तो फिर ये कह रहा है कि चेंज जो लाइफ टाइम में एक्वायर होता है वो पास हो। पहली बात तो गलत है, रीजन ही गलत हो गया। तो पहला दिया ए कि जो नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज में जो चेंज है वो जर्म सेल को नहीं जाते हैं ना, ये लिखा है कि नहीं कि जाते हैं, लिखा है कैन बी पास, तो ए गलत है। नहीं, वो कह रहा है जाते हैं, कहाँ जाते हैं, तो इट इज रॉन्ग। आर भी गलत है। सर आर भी तो गलत है। आर कैसे? द इनहेरिटेड ट्रेट्स इंक्लूड द ट्रेट्स डेवलप्ड ड्यूरिंग कैन नॉट बी पास्ड। एक्वायर्ड होता है। हाँ, चेंज इन नॉन कैन बी पास्ड। अब इसका आंसर देखें, नेट में देखते हैं। बात तो सही है, इसका आंसर नेट में देखते हैं। Change in non-reproductive tissues can be passed on DNA of the germ cell. देखा? नो चेंजेस इन नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू कैन नॉट पास, तो दोनों ही गलत हो गए। देखो, नो इट नॉट पास, और दूसरा भी गलत ही है। दूसरा तो कह रहा है कि जो हम लाइफ टाइम में करेंगे, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। That can, ठीक है, दूसरा देखो क्या लिखा है, that cannot be passed, तो सही तो है रीजन, रीजन तो सही है ना। और वो इनहेरिटेड हाँ? वो तो इनहेरिटेड ट्रेट्स इंक्लूड द ट्रेट डेवलप्ड, ये यही गलत लिख दिया। इनहेरिटेड ट्रेट कोई हम लाइफ टाइम में थोड़ी ना एक्वायर करते हैं, इट इज कंजीनियल, जो तुम्हें पेरेंट्स के वो मिलेगा वो है, तो दोनों गलत हैं, इसका कुछ वो नहीं है। थिकेस्ट मसल आर प्रेजेंट इन लेफ्ट आर्ट्रियम, तो थिकेस्ट मसल्स, और जब ये देखते हैं सबसे बड़ी मसल है, यानी आप ये समझ लो कि ये जो हमारे हार्ट से निकलने वाली है ना, उस पे 500 किलो का वजन रखा जा सकता है, इतनी मजबूत है, 500 किलो। अभी 11th में सवाल पढ़ोगे वहां बताया जाएगा। तो इट इज सो टेंसाइल, थिकेस्ट मसल, और कहां से निकलेगी? जो हार्ट पंप कर रहा है, हार्ट जब ब्लड पंप कर रहा है वही एट्रियम है, तो लेफ्ट एट्रियम में आओर्टा जिसे कहते हैं। तो थिकेस्ट मसल कौन सी हुई? आओर्टा। तो वो कौन सा हुआ बताइए? यहाँ से पंप करेगा
तो क्या वो लेफ्ट एट्रियम है कि अब इसमें बना लो हार्ट में, तो ये जो है ये जो राइट में दिखाया जाएगा वही तो लेफ्ट होगा, तो यही तो लेफ्ट है। अब इसमें दो ये वाला चीज है, सो दैट इज द थिकेस्ट मसल आवर्टा इज एट लेफ्ट एट्रियम। वेंट्रिकल ये है, तो ये सब एट्रियम है, ये दोनों वेंट्रिकल है। ये कौन सा है बताइए? दैट इज लेफ्ट, तो लेफ्ट एट्रियम है। और ये क्या है बोलिए? लेफ्ट। जो राइट में है, क्योंकि अगर हम ऐसे खड़े हो जाएं, देखो लेफ्ट में खड़े, तो अपने खड़े होने के हिसाब से देखा जाएगा ना, या पेपर में बना के अपने पास रख लेना, ऐसे तभी देख लेना, कोई पता चल जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। और ये क्या है? राइट वेंट्रिकल। हाँ नेहा, जो राइट एट्रियम में कौन एंटर करता है? रुक जाओ, हाँ? वाया वीना कावा, यहाँ से वीना कावा होता है। यहाँ से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई किया जाता है, कहाँ सप्लाई किया जाता है? दैट इज लंग्स में। किसके थ्रू? वाइका। बोलो बोलो, हाँ। पल्मोनरी आर्टरी, जो चीज हार्ट से बाहर निकले उसे आर्टरी कहेंगे, जो हार्ट में आए उसे वेन। तो मेन वेन को वीना कावा कहेंगे। अब यहाँ पर फिर ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड होके कहाँ पे गिरेगा? दैट इज लेफ्ट एट्रियम में गिरेगा, ये बात सही है। और फिर वेंट्रिकल से भेजा जाएगा तो यहाँ आएगा, तो आउटा भी यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी ना, क्योंकि इस पर एक जो वॉल्व है, तो उस वॉल्व से जाएगी, तो दैट विल, या आवर्टिक वाल्व भी उसको कह सकते हैं। क्या हो सकता है? जो इससे इसमें गिरेगी वो भी एक वॉल्व है। क्या क्या वो डाइकस्पिड है? और जो इससे इसमें गिरेगी वो कौन सा वॉल्व है? वो ट्राइकस्पिड वॉल्व है। और जो यहाँ से जाएगी वो कौन सा वॉल्व है? यहाँ पे भी एक वॉल्व है, दैट इज आवर्टिक वॉल्व। तो यहाँ से ये क्या है बताइए? आवर्टा है कि नहीं? आवर्टा से चली जाएगी, तो ये अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। और एक और वॉल्व कहाँ से होगा? तो जो यहाँ पल्मोनस में जाएगी तो उसे क्या कहेंगे? पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है। जो आवर्टिक वॉल्व है उसे मीट्रल वॉल्व भी कहा जाता है। तो अब क्वेश्चन देखें क्या है, अब इससे कुछ क्लियर होगा। क्वेश्चन पढ़ो। द थिकेस्ट मसल दैट इज प्रेजेंट इन लेफ्ट एट्रियम, वेंट्रिकल में होना चाहिए, वेंट्रिकल में होना। और लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये भी गलत है, क्योंकि थिकेस्ट मसल्स आर प्रेजेंट। इस चीज को देखें 19 क्वेश्चन में। सर इसमें ऑप्शन है, बोथ इसमें डी ऑप्शन दिया है, तो बोथ कर दो। चलो 20, a direction current flows through a metallic rod produces magnetic field only outside the rod. So direction current flows through a metallic rod, produce direct current होना चाहिए, produces magnetic field outside the rod. There is no flow of charge carriers inside the rod. तो no flow of charge, तो direct current flows, तो flow तो होगा, ठीक है। Produced magnetic field only outside the rod. जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ना, अगर मेटेलिक रॉड हो, इतनी बड़ी रॉड हो, कभी भी ये ध्यान रख लेना कि अगर तुम मेटेलिक बॉडी के अंदर हो, जैसे ये फैराडे, माइकल फैराडे हुए थे, इन्होंने कहा कि हम मेटल के अंदर जा रहे हैं, इन्होंने बहुत सारे फैराडे के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बनाए। तो बहुत बड़े जाल में, जैसे हमने मौत का कुआं नहीं देखा है, आयरन के जाल, उसके अंदर खड़े हो गए, बोले लगाओ बाहर कितना लगाना है, 10,000 20,000 वोल्ट। तो जब 20,000 वोल्ट लगाया गया, उनको कुछ नहीं हुआ, वो बाहर निकल के आ गए। इसी तरीके से जो कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। इसीलिए सोनी इरेक्शन जब अपने फ़ोन बेचता है तो कहता है मेरी बॉडी मेटेलिक है मेरे फ़ोन की, से वो इसी चीज़ का प्रचार कर रहा है, कह रहा है तुम्हारा जो सिग्नल है वो कभी हैम्पर नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड जा ही नहीं सकती है। वो सिर्फ इसी बात का प्रचार कर रहा है जब से उसने सोनी ने अपना मोबाइल बनाया।
कि मेरे फ़ोन की बॉडी मेटेलिक है, बाहर के जैसे पहले होता था कि अरे घर में ढूंढो कहीं मैग्नेट तो नहीं रखा है, फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहा है, मैग्नेट की वजह से टीवी नहीं चल रहा है, मैग्नेट हो गया तो सब गड़बड़ है, तो कोई भी फील्ड एंटर कर जाएगी तो सिग्नल के इंटरफ्रेंस होते हैं। तो इसलिए कभी भी मेटेलिक रॉड के अंदर क्या फील्ड होगी अगर चार्ज फ्लो करे। क्यों? क्योंकि जो उसके इलेक्ट्रॉन हैं वे उसकी पेरिफेरी पे होके मूव करेंगे, क्योंकि उनको जब मौका है, दे आर कंडक्टर, तो क्यों ना दूर दूर रहें। और मेटल उन्हें सुविधा दे रहा है और उनमें रिपल्सन है, तो मेटल में क्या पास पास होके बहेंगे कि दूर दूर। तो अगर वो दूर दूर बहेंगे तो अंदर अपनी ही फील्ड को वो काट देंगे, और जो बाहर है उनकी वजह से उसकी फील्ड होगी। सो देयर इज नेवर ए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर। इतनी बात। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को पढ़ो। तो क्या कह रहा है? देयर इज नो फ्लो, तो रीजन तो करेक्ट मिल ही गया। और क्वेश्चन देखो, डायरेक्शनल करंट फ्लो थ्रू ए प्रोड्यूसर्स ए मैग्नेटिक फील्ड ओनली आउटसाइड द रॉड। तो मुझे तो लगता है ये ही सही है। समझ नहीं आया। देखो इसका मतलब है कि अगर ये मेटेलिक रॉड है तो इसमें ये कह रहा है कि अगर चार्जेस बहें तो तुम ये जान लेना जो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा ना वो सिर्फ इसकी सरफेस के थ्रू होता है। ये भी सरफेस ही है, ये जो मैं बना रहा हूँ ये सब क्या है, अंदर नहीं होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे वो कैसे होंगे बोलो? ये रॉड है, मोटी रॉड। तो इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो क्या इसके चारों ओर फील्ड रहेगी ऐसी कंसेंट्रिक, अभी बनाया था ना कंसेंट्रिक, लेकिन अंदर में फील्ड नहीं रहेगी। कभी भी मेटल के अंदर में कभी भी उसके ना मैग्नेटिक फील्ड रहेगी और ना नो काइंड ऑफ फील्ड एग्जिस्ट इनसाइड अ मेटल। कंडक्टर के अंदर नहीं होती कोई भी तरीके की फील्ड। तो पहला यही कह रहा है, पढ़ो जरा फिर से पहली लाइन पढ़ो। मेटेलिक रॉड यही तो कह रहा है ना, आउटसाइड देयर इज फील्ड। अब सेकंड रीजन में क्या पढ़ रहा है वो भी बोलो जरा। नो फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड द रॉड। चार्ज कैरियर रॉड के अंदर नहीं मूव करते हैं, ओनली चार्ज कैरियर मूव्स एट द रिम ऑफ रॉड, पेरिफेरी पे, क्योंकि उनमें रिपल्सन ज्यादा है। और कंडक्टर कहता है जहां मर्जी तहां घूमो, तो क्यों ना दूर दूर होके घूमे। कोई ये तो नहीं कि उनको उसी रास्ते जाना है, पूरा फ्री है मूवमेंट। तो इनसाइड उनका नहीं होगा, ओनली पेरिफेरी पे। समझ में आ गई बात की? तो दोनों चीजें ठीक है। अंदर जब उसके चार्ज ही नहीं है तो फील्ड कहां से? सेक्शन भी देखिए। अब देखिए define the term electrical conductivity of metal. Arrange the following. Conductivity. अर्पिता conductivity define करो. Sir, ability of a metal to allow the current through it is called conductivity. ऐसे कुछ नहीं, आप बताओ. एबिलिटी ऑफ मेटल नहीं ऐसा कुछ नहीं. देखो सिग्मा is equal to 1 by rho. That is conductivity is the reciprocal of resistivity. कंडक्टिविटी या तुम्हें ये पता हो तो उससे तुम कर लेना. कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. और कंडक्टिविटी तो ये क्या है बोलो? जी क्या है? कंडक्टेंस. और ये आर क्या है? रेजिस्टेंस. तो जैसे उसने कंडक्टिविटी पूछा है, कभी कंडक्टेंस भी पूछ सकता है. सो कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिव. नाउ अर्पिता रो का फार्मूला बताओ, फिर सिग्मा का भी बताओ. बोलो. आर ए बाय एल. हाँ तो फिर सिग्मा का बताइए. दैट इज 1 by r a by l. तो सिग्मा कितना हो गया? l by. ठीक है. नाउ जो ये हो गई कंडक्टिविटी, समझ में आ गया? नहीं आया. कंडक्टिविटी इज अपोजिट टू रेजिस्टिविटी. अगर तुमको किसी की रेजिस्टिविटी पता है, वो रेजिस्टिविटी तुम ये बताओ सिल्वर की कितनी होती है?
साक्षी बताओ। 1. हाँ बोलो। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8। कॉपर की 1.6, ये तो बेसिक डेटा है, याद रखो। तो अब जब तुमको पता चल गया तो इससे क्या पता चल रहा है कि उसका उल्टा कर दो। 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -8। ये चीज ये ओम मीटर में है तो ओम इनवर्स हो जाएगा। ये ओम मीटर है कि नहीं, बोलो। ओम को उल्टा कर दोगे तो MHO मो हो जाता है। तो दैट इज 10/16। अभी अगले साल पता चल जाएगा, यही सब है। तो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स है कि नहीं, समझ में आई बात कि नहीं। तो ओम इनवर्स को ये लोग मो कहते हैं, सही है। और इसकी वैल्यू निकाल लेना। तो 10/16 है तो 0.625 है। बात समझ आ गई। कंडक्टिविटी की यूनिट भी समझ में आ गई। अब अगर कंडक्टिविटी की ये यूनिट है तो क्या फाइका आप मुझे बताएंगे कि कंडक्टेंस की क्या यूनिट है? मो। ठीक है, तो देखो G इज इक्वल्स टू 1/ओम। तो इसलिए क्या हो गया, ओम इनवर्स और ठीक है, सिग्मा ही कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी इसको क्या कहेंगे, कंडक्टिविटी। और ये G को क्या बोला है, कंडक्टेंस। ठीक है, जैसे ये प्रतिरोधकता है, ये चालकता है, ये विशिष्ट प्रतिरोध है, ये विशिष्ट चालकता है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जानती हो, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। R इज इक्वल टू V/I होता है। तो G क्या हुआ, इट इज द करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। उल्टा कर दो, मतलब ज्यादा कुछ नहीं करना। तुम्हें R पता है कि नहीं, बोलो G क्या होता है, V/I समझ गई। तो G को तुम क्या लिखोगी, बस यही लिख देना। इट इज द रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अपने बात नहीं करो, एक एक दो करके वहां खड़े रहने से क्या होगा। ये बात समझ आ गई। जी को डिफाइन करो रोमिन। नहीं आएगा तो कैसे चलोगे, ठीक है। कंडक्टिविटी को फायदा क्या पढ़ने से, इससे अच्छा है कुछ तो अपनी तरफ से बताओ, तो एक प्लेटफॉर्म तो दो। हाँ, फोर्थ नहीं, कंडक्टिविटी को करो। चलो ठीक है। नाउ इतनी बात समझ आ गई, दोनों चीजें हमने आपको बता दी। अगला देखिए, डिफाइन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पीयूष किन किन चीजों पर डिपेंड करेगी? रेजिस्टेंस पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ पे। कोई बात नहीं। सृष्टि, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो मटेरियल पे, हाँ, और रेजिस्टेंस पे। भाई ऐसे मत बताओ, साक्षी बताओ। ये जो कंडक्टिविटी है किस किस चीज पे डिपेंड करेगी? रो पे, रेजिस्टिविटी। ये करेक्ट बोल रही। दैट इज टाइप ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर पर। जिस पे रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है उसी पे ये करेगी। उसमें दिमाग क्यों लगा रही है, उसने प्लेनली बता दिया। बोलो कंडक्टेंस किन चार चीजों पे डिपेंड करेगा? क्या कहते हैं, टाइप ऑफ मटेरियल, लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टिविटी मतलब कंडक्टिविटी, और एरिया। अब ये हमें नहीं पता, आप बोलो किन चार चीजों पे डिपेंड करेगा? रेजिस्टेंस पे करेगा, और रेजिस्टेंस लेंथ पे करेगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे करेगा, और टेम्परेचर। रेजिस्टेंस नहीं बोलना है, बोलना मटेरियल पे करेगा। R किसके प्रोपोर्शनल है? R इज इक्वल टू रो L/A। तो किस चीज पे है? मटेरियल, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और साथ में R किसी T टेम्परेचर पर क्या होता है? R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो यहाँ टेम्परेचर आ गया, तो एक आगे का आगे बताया जाएगा ये फार्मूला। यानी टेम्परेचर बदलने से भी रेजिस्टेंस बदल जाता है, और पर टेम्परेचर पर कितना बदलता है वो ये है।
तो इससे किन 4 चीजों पे बोलो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, उन्हीं पे कंडक्टेंस भी डिपेंड करेगा। यस बोलो, रेजिस्टेंस किन 4 चीजों पे डिपेंड करता है? Length of wire or cross sectional area, type of material और क्या इन्हीं चीजों पर कंडक्टेंस भी डिपेंड करेगा? ये बताइए कंडक्टिविटी किन 2 चीजों पर डिपेंड करेगी? nature of material और temperature। बस इतना ही बताना। अब देखिए, arrange the following metal in order of their decreasing electrical conductivity। तो decreasing electrical conductivity देखो, हाँ? नहीं दिया तो आप लिख देना सबसे डिक्रीजिंग, तो सबसे ज्यादा सिल्वर की है, फिर कॉपर, फिर एल्यूमिनियम लिख देना। तो सिल्वर, कॉपर, रेजिस्टिविटी पूछे तो इसका उल्टा कर देना। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। Now, we can store copper sulfate solution in silver vessel, but not silver nitrate solution in a copper vessel। एकलव्य। Now, ये बताइए ऐसा क्यों? इनकी तो अपनी ही कहानी रहती है। बोलो, सुनार की दुकान है कि अपना सामान बेच रहे झूठ बोल के? बोलो। बोलो पूरी बात बोलो, जो सेंटेंस बोले। Copper sulfate, हाँ copper sulfate is highly Copper is more reactive than silver, so when copper sulfate is stored in silver vessel, it doesn't react with silver. But when silver nitrate is stored in copper vessel, copper nitrate is formed along with a displacement reaction takes place। सही बात है। यानी इन्होंने कहा है कि कॉपर सल्फेट अपना Ag के बर्तन में रख दिया जाए तो ये क्या होगा? Ag कुछ नहीं कर पाएगा और नो रिएक्शन। सो एज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव। सृष्टि सेंटेंस पूरा करो। सल्फेट मत बोलना। देन कॉपर, इट इज लेस रिएक्टिव देन copper, so no displacement will take place, या no reaction will take place। जबकि अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 ले लूं और उसको कॉपर के वेसल में डालूं तो एकलव्य क्या रिएक्शन होगी? जरा कंप्लीट कराओ। नहीं होगी। हाँ बोलो। ये भी अपना सामान बेच रहे सब यहाँ सुनार बैठे। CuNO3 होल ट्वाइस प्लस, सही है? बात समझ आ गई? लिख देना कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, सो इट विल डिस्प्लेस। खुद ही सारा कॉपर जो बर्तन का, ये देखो ये कॉपर का बर्तन है और ये यहाँ से ये डिके हो जाएगा और डिके होकर के यहाँ तक तो ऊपर रहेगा और यहाँ पता चला टूट भी गया और सारा सोल्यूशन भी बह गया। तो ठीक है, तो इस तरीके से कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, so it will displace silver from its solution। ठीक है, एंड इससे क्या होगा? जो वेसल विल डिके एंड द सोल्यूशन विल ooze आउट, उसमें से बह के निकलने लगेगा। सो एंड वेसल विल लीक, वो लीक कर जाएगा एंड सोल्यूशन oozes आउट। क्योंकि ये क्वेश्चन में आएगा फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो ध्यान रख लो, oozes आउट का मतलब लीक हो। कहीं लिख दे, आप पूछ लिए सवाल। ओके, फूड कैन्स आर कोटेड विथ टिन रेदर देन जिंक। एकलव्य बताओ। Zinc is more reactive than tin, so it will react with the food container and spoil the content of the container.
कुछ सही और थोड़ा सा ईशान ठीक करो जरा। Tin is less reactive than zinc, so it will not react with the food compounds to it. फूड कंपाउंड्स क्यों बोलना चाहते हो, एसिड क्यों नहीं बोलना चाहते हो, है ना, मतलब उसमें एसिड प्रेजेंट इन फूड, जनरली ये चीज़ होती है, ठीक है। अब ये देखो इसीलिए उसमें नहीं रखा जाता है। तुम्हें मालूम है टिन कैन में पेप्सी आती है, क्योंकि वो भी तो कार्बोनिक एसिड है, तो इसीलिए रखा जाता है, क्योंकि इन सब की रिएक्शन H2 के साथ है। वास्तव में ये एसिड से रिएक्ट करते हैं, उनके बेसिस पे श्रेणी बनी हुई है। अब देखिए, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल ऑफन लीड्स टू क्रैम्प अमंग क्रिकेटर्स। अहाना, वाई? Sir, due to lack of oxygen in muscles, lactic acid is produced which causes cramps. During one cycle, how many times blood goes to heart of fish? Supriya, and why? One single time. सिंगल टाइम। और इस टाइप के सर्कुलेशन को क्या कहते हैं? सिंगल सर्कुलेशन। फिर से देखो, होता क्या है, ये फिश में, ये फिश का हार्ट है, अब फिश, ये देख लीजिए कि फिश के हार्ट में ये जिसमें ब्लड गिरेगा उसको आर्टरियम कहते हैं, ठीक है। तो ये एक ही समय में ये ब्लड को भेज देती है, कहाँ पे बोलो, कि जाओ तुम गिल्स में जाना और गिल से पूरी बॉडी में चले जाना। तो ये कहाँ गई, ये गिल्स ऐसे होते हैं कि नहीं, और फिर ये गिल में गई और गिल्स के आगे किससे चली गई, बॉडी में चली गई, और बॉडी से जब आई तो फिर इसमें गिरी, इस तरीके से। तो ये सिंगल सर्कुलेशन है। कहती गिल से जाना, ऑक्सीजन वहीं से उठा लेना, फिर प्रेशर नहीं देंगे, धीरे धीरे बहना, क्योंकि गिल तक प्रेशर खत्म हो जाता है, कहीं भी कैपिलरी में चली गई, लेकिन अब तुम्हें ऐसे ही जाना है, भरे रहना है मछली में, तो फिर वहां पर ये चीज है, ठीक है कि नहीं। तो अब यहाँ से गिल में गई, यही प्रेशर, यहाँ काटोगे तभी खून का फवारा निकलेगा, गिल के बाद काटोगे तो नहीं निकलेगा, ओके। So this is single circulation system. It has one ventricle, atrium and one ventricle. What are the function of bicuspid and tricuspid valve in human heart? यश, तो हमने देखा था हार्ट में एक बाइकस्पिड वाल्व था। बाइकस्पिड वाल्व किसके किसके बीच है? लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट वाले था, वहां तो ट्राइकस्पिड है, इधर नहीं दिखा था, 3 बनाए थे हमने शुरू जो लेफ्ट में ट्राइकस्पिड है, राइट वाले में बाइकस्पिड बनाया था, नहीं दिखाया था अभी, है ना। तो अब ये बताओ ये किस लिए होते हैं? बैक फ्लो। यस, इट प्रिवेंट द ब्लैक फ्लो। जब नीचे का वेंट्रिकल प्रेशर लगाएगा, क्यों, ये देख लो 2 हैं, तो 2 में एक बार ऐसे दबेगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे ऐसे डिप डिप डिप, ऐसे डिप डिप डिप, तो ये दबेगा एक बार अल्टरनेटली, दे आर कन्वर्शंस एंड डायलेशंस टेक्स प्लेस। एक तरीके ये कन्वर्शंस है, ये डायलेशंस है। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, इट प्रिवेंट्स बैक फ्लो, नहीं तो उससे जब प्रेशर लगे तो वो पल्मोनरी में न जाके आर्टरियम में चला जाए। बोलो वाल्व का क्या फंक्शन होता है? इट इंश्योर्स द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ समथिंग। वाल्व का मतलब ही क्या है, जो वी शेप में है। क्या तुमको ऐसा लगता है कि जितनी भी वेन्स हैं उन सभी में वाल्व है? तो वो वाल्व के थ्रू ब्लड आगे बढ़ता चला जाता है, उनमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, ब्लड को आगे बढ़ाता चला जाएगा और फिर वो वापस नहीं आएंगे। तो थ्रू आउट ऑल वेन्स देयर इज वाल्व। अच्छा, उन वॉल्व्स का नाम बताओ जो वेन्स में है। नॉन रिटर्न वॉल्व्स, NRV। क्या बाई लेफ्ट में सर आपने बताया था अभी चेक भी करना है, एक बार देख चेक कर लेते हैं, अभी देख भी लेते हैं। Where the tricuspid valve is found?
तो ट्राइकस्पिड वॉल्व इन्होंने बोला राइट एट्रियम एंड, ठीक है, देख लो, इसका मतलब है ऐसी स्थिति है। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व इधर वाला 3 है, उधर वाला 2 है, तो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो कैसे अभी दिखाया था हम लोगों ने, यहाँ पर ऐसे दिखाया था, तो यहाँ पे एक वॉल्व है और यहाँ एक वॉल्व है, तो ये जो वॉल्व है इसको दिखाया ट्राइकस्पिड, और यहाँ पर ये सही है, वो गलत भी करता जो भी मैंने बनाया, ठीक है, और यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। तो क्या लिखा जाए बताइए कि ट्राइकस्पिड वॉल्व इज फाउंड एट राइट और बाइकस्पिड लेफ्ट। तो ट्राइकस्पिड है और बाइकस्पिड ट्रबल, है ना। अब आगे देखो, What is the function? तो ये बैक mention the factor on which scattering of light depends. Why does the sky appears dark in space? बताओ अर्पिता, mention the factor on which scattering of light depends. Sir, air particles suspended in the atmosphere, wavelength of the light particle, और Correct. और मेरे ख्याल से और कुछ नहीं है। Why does the sky appears dark? because there is no medium in the space, So no scattering takes place. बहुत अच्छी बात है। No rainbow could be observed from the surface of moon by the astronaut. Avni, give reasons. Because moon's atmosphere doesn't contain any water particles. Light will not scatter क्योंकि वहाँ कुछ और है। Aquarium need to be cleaned once in a while, whereas ponds or lake does not require any cleaning. Manish. Sir, in aquarium is not self-sustained, so we should clean aquarium, and lake is made by nature, so it's self-sustained. It has lot of decomposers which clean the वो जो भी उसके अंदर वेस्ट है और ह्यूमन एक्सक्रीटा है ऑर्गेनिक मैटर, वो उसको क्लीन करते रहते हैं। हाउएवर एक्वेरियम इट इज मैन मेड इकोसिस्टम, इट हैज नो सच काइंड ऑफ डिकम्पोजर्स और डाइजेस्टर्स, उसमें है ही नहीं कुछ। सो वी नीड टू क्लीन टाइम टू टाइम। जस्टिफाई विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल दैट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आल्सो ए रिडॉक्स रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे मैंने ये लिख दिया, ऐसा कुछ लिखा है, अब बताओ जस्टिफाई करो, हमें पता नहीं चल रहा है क्लब इसमें किसका रिडक्शन हो रहा है किसका ऑक्सीडेशन, कुछ तो बताओ। सीयू का कुछ हो रहा है क्या? सीयू का कुछ नहीं हो रहा, और फिर एजी का भी कुछ हो रहा है क्या? बोलो, मतलब सीयू का कुछ नहीं हो रहा, एजी हो रहा है, बड़ा चमत्कार है। हाँ अभिषेक, हैं? अच्छा, अच्छी बात बताई, हाँ बोलो। तुम तो दोस्ती निभा रहे हो, तुम बोलो। AgNO3 का रिडक्शन हो रहा है और CU का ऑक्सीडेशन। CU का ऑक्सीडेशन है ना, क्योंकि CU का 0 है चार्ज, यहाँ कितना हो गया 2+। तो अगर जिसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा उसका ऑक्सीडेशन, और जिसने ये Ag+ है, Ag+ ने इलेक्ट्रॉन लेके Ag बनाया, सो विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, और जो लूज करता है वो क्या है ऑक्सीडेशन, है ना। तो ये चीज है। तो आप समझो तुमको कुछ भी ना समझ में आए तो निगेटिव की जगह ओ रख के देख लो, कह दो अरे हमें बहुत कठिन लगता है, हम Ag2O लेंगे, निगेटिव में तो हमें पता नहीं चल रहा है, और देखो ये Ag बन गया, ये CuO, अरे हाँ ये तो समझ में आ गया, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ी उसका ऑक्सीडेशन। न समझ में आए हर निगेटिव को हटाओ, तुम लोग हटो, हम ऑक्सीजन रख के देखेंगे, आसान है, भूल जाओ सब कुछ, ऑक्सीजन रखो ना निगेटिव की जगह, एक ही बात है कि नहीं। तो इस तरीके से किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा, अगर जो एक्टिव मेटल होगा वो हमेशा ऑक्सीडाइज होगा कि रिड्यूस होगा, दो मेटल के बीच रिएक्शन होगी ना, एक का सॉल्ट होगा एक मेटल होगा, तो जो एक्टिव मेटल होगा उसका हमेशा क्या होगा, जैसे यहाँ पे एक्टिव मेटल है तो इसका क्या हुआ, वो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि वो सॉल्ट सोल्यूशन में चला जाएगा,
और जो लेस एक्टिव होगा उसको रिड्यूस होना पड़ेगा, ऐसा ही होगा। तो कहीं पे सेंटेंस लिखते समय भी ये लिख सकते हो कि दैट इज मेटल आर रिड्यूस्ड फ्रॉम देयर सॉल्ट सोल्यूशन टू प्योर मेटल, however pure metals are oxidized to form their salt solution। ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, metals are reduced to form pure metals and active metals get oxidized to form their salt solution, so hence displacement reaction is also redox reaction। Now give reasons for the following: ionic compound in general have high melting and boiling point। धर्मेंद्र बता सकते हो, इसीलिए पूछा है, बताओ। कोई बात नहीं। अभिषेक, between the constituents of ionic compounds are cation and anion and there exists a high electrostatic force between them, strong electrostatic force, strong लिखना, so they have high, so it requires a lot of lattice energy। लैटिस यानी उनके जो जालकों को तोड़ने के लिए ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है वो अत्यधिक है, इसलिए उनके बहुत अधिक गलनांक और क्वथनांक होते हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स बाय हीटिंग देम विद कार्बन। हाईली रिएक्टिव मेटल, प्रियांशु, बहुत रिएक्टिव मेटल है और हम चाहते हैं कि कार्बन से उनको रिड्यूस कर लें, जैसे NaCl है और हम चाहते हैं कि कार्बन के साथ जैसे Zn को किया था तब तो मिल गया था तुमको Zn और प्लस CO, लेकिन इससे मिल जाएगा क्या? हाईली रिएक्टिव मेटल कैन नॉट, जो मेटल है यहाँ बताओ, ये मेटल था तो ये मेटल रिड्यूस हुआ कि ऑक्सीडाइज? ये था ना, ये रिड्यूस हुआ। क्या ऐसा ही वर्ड यहाँ लिखा गया है कि नहीं? ऑब्टेन लिखा, चलो रिड्यूस वर्ड नहीं किया, लेकिन रिड्यूस भी लिख सकता था। तो बोलो हाईली रिएक्टिव मेटल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग विद, अगर उनको कोक के साथ जला दिया जाए, जैसे इसको जला देते हैं, कार्बन डाल के आग लगा दी, प्योर जिंक मिल गया, और CO कार्बन मोनोऑक्साइड हवा में उड़ गया, ये तो गैस ही है। इसके साथ ऐसे क्यों नहीं? क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर सेल्फ रिड्यूसिंग। हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर, ये बहुत अच्छा सेंटेंस बना रहे हैं। तो वो भला किसी के द्वारा क्यों करेंगे? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बताओ रोमिल, हर बात पे नहीं करते, इस बार सही आंसर दे देना। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? कोई बात नहीं, बोलो। हाँ लिखिए। सो दैट इज, बहुत अच्छा आंसर किया है कि दैट इज, देखो इस highly reactive metal themselves are strong reducing agent, so they cannot be reduced by carbon, hence they are only obtained by electrolysis of their molten salts। तो देखो ये सेंटेंस लिख लो, highly reactive, बहुत प्रिसाइज केमिस्ट्री बताई है आज प्रियांशु ने। highly reactive metals are strong reducing agent, so these cannot be reduced by using carbon, so electrolysis of their molten salts is opted to get pure metal at, साक्षी सेंटेंस पूरा करो। प्योर मेटल एट कैथोड, ठीक है। C, copper containers get a green coat when left exposed to air in the rainy season। प्रवीण तुम ही बताते हो इसका आंसर, बताओ। Copper reacts with oxygen in air with oxygen, water
and carbon dioxide to form basic copper carbonate CuCO3 from CuOH whole twice, which is green in color. फिर से रिपीट करो. मैं copper reacts with the oxygen or the oxide present in the air to form the basic copper oxide, which is a protective layer. ठीक नहीं बता रहा है. Copper reacts with oxygen, carbon dioxide, and moisture present in air to form basic copper carbonate, which is CO3 dot COH whole twice. इतना ही बताना. तो देखो Cu और प्लस CO2 प्लस O2 और प्लस H2O, यहाँ 2 लिख लेना. तो क्या होगा बोलो? CuCO3 और CuOH, इसको लिखो बेसिक. बेसिक तो हो गया. कॉपर कार्बोनेट, जिसको ग्रीन रस्ट कहा जाएगा. ठीक है. नाउ 21 से 28 क्वेश्चन तक करो. सभी पाठ करते हैं. सिग्मा ऐसे बनेगा. देख लो सभी लेटर बड़े होते हैं. जैसे ये कैपिटल सिग्मा है, ये स्मॉल सिग्मा. अल्फाबेट ए बी होता है जैसे ए बी सी डी, वैसे उसमें इसमें भी ग्रीक में दोनों चलते हैं. ये देखो ये क्या है बताओ? ये डेल्टा, स्मॉल डेल्टा, कैपिटल डेल्टा, ऐसे सब चलते हैं. है दोनों डेल्टा. सर इसमें कितना लिखना है? बस इतना लिखना है. जो पूछा बस उतना ही लिखो, वो तो हम समझाने के दे देते हैं. डिजाइन ही बनाना है तो पूरा ध्यान से करो. हमारा आधा वो कभी निप्पन आर्ट बनाते हो, कभी गोरखपुर आर्ट. ये सब कहाँ से सीखे हो? ये लोग बहुत महंगा है राजस्थान में जो तुम बना रहे हो. बहुत तेज. ये हाँ अपने हाथ से बनाई हुई टी शर्ट पहनता है आर्ट. कभी भी देखना. हाँ